हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। जैसे कि हमने एक टाइप से सीरीज ही चला रखी है हमारे क्लास 10 साइंस के चैप्टर्स की, जिनको हम 30 मिनट्स के अंदर खत्म कर रहे हैं। आज हमारी बारी है ह्यूमन आई की, इसको भी हम 30 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म करेंगे। आई होप आप सब लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका इंग्लिश का एग्जाम आ गया, बस परसों आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से नंबर लेके आओ, अपने पेरेंट्स को खुश करो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन आई। तो हमारे सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले जो लेयर आती है उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या होता है? कॉर्निया का काम होता है भाई, मोस्ट ऑफ दी जो लाइट्स होती है उसको क्या कर देती है, कन्वर्ट करती है। लेंस तो हमारा करता ही है और ये भी क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा इरिस। अब आपने देखो भाई, किसी आई का कलर कुछ और होता है, किसी का आई का कलर कुछ और होता है। वो पूरी आई का कलर नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ किसका कलर है, इरिस का कलर है। तो इरिस का कलर चेंज हो सकता है। और ये क्या करता है भाई, ये पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। अब पीपल क्या होता है? पीपल जो हमारे आंखों के अंदर ना ब्लैक होल होता है ना, उसे बोलते हैं पीपल। अब उसका साइज ना कंट्रोल होता रहता है, मतलब कि उसका साइज कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है इरिस। अब आप सभी को पता है, जब हम धूप के अंदर निकल जाते हैं, मतलब हमारी जो ब्राइट लाइट होती है उसके अंदर हम जब चलते हैं, जैसे कि धूप के अंदर, तो हमारी जो पीपल का साइज होता है ना, वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह से लाइट आ रही है। वो कौन करता है? छोटा, इरिस करता है। और जब हम डिम लाइट रूम में चले जाते हैं, जैसे कि अंधेरे वाले रूम में चले जाते हैं, तो हमारा जो प्यूपल का साइज होगा वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। वो कौन करता है? वो भी हमारा इरिस करता है। ठीक है, तो आपने कभी एक बार देखा होगा, जब हम धूप वाले इलाके से डिम वाले रूम में आते हैं, तो हमारा ना, हमें ना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा ना काला काला दिखने लग जाता है। उस टाइम पर ये होता है कि हमारा प्यूपल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और वो ना छोटा हो रहा होता है। तो छोटे होते होते समय पे हमें जो कलर होता है वो कैसे दिखता है, ब्लैक ब्लैक रूम का कलर दिखता है। तो उसके बाद आता है हमारा क्या, लेंस। लेंस आप सभी को पता है कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, कभी पतला हो सकता है, कभी मोटा होता है, अकॉर्डिंग टू कितना दूर का देखना है, कितना पास का देखना है, वो हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन वाले में। उसके बाद आता है हमारा एक तरीके से सॉल्यूशन होता है, जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। अब ये क्या करता है, हमारी आई को ना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स। उनकी ग्रोथ हो अच्छे से, उनकी शेप क्या हो, मेंटेन रहे, वो प्रोवाइड करता है ये। और फिर आती है हमारी स्क्रीन मेन, जहां पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। अब रेटिना में क्या क्या पाए जाते हैं भाई? दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रोड सेल्स और क्या बोलते हैं, कोन सेल्स। अब जो रोड सेल्स होते हैं वो हमें हेल्प कब करते हैं? वो हेल्प करते हैं डिम लाइट। जब हमारी आसपास डिम लाइट होती है तो हमको देखने में ये हेल्प करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑल मतलब उल्लू, वो रात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उनके आइज के अंदर रोड सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो आराम से अंधेरे के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आता है कोन सेल्स। अब कोन सेल्स जनरली हमारे अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, आउल के अंदर कम होते हैं, तो इसलिए वो दिन में देख नहीं पाते, मतलब कि ब्राइट लाइट में वो देख नहीं पाते। हम ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आइज के अंदर कौन से हैं, कोन सेल्स ज्यादा होते हैं और रोड सेल्स कम होते हैं। फिर आती है हमारी ऑप्टिकल नर्व। अब यही क्या है, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स हैं, जो कि मैसेज लेके जाती है कहाँ तक, ब्रेन तक। वही हमारी इंफॉर्मेशन बताती है कि भाई तूने ये देखा ये दिखा। और हमेशा जो ब्रेन में इमेज बनती है वो कैसे बनती है, उल्टी बनती है, तो उसको ब्रेन सीधी करके हमें दिखाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सिलेरी मसल्स, ये तो हम भूल गए। अब ये क्या करता है, सिलेरी मसल्स ना लेंस के साथ अटैच होता है। अब ये सिलेरी मसल्स का ही काम है किसको कंट्रोल करना, लेंस के साइज को कंट्रोल करना। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो हमारा लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जब सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब कि दब जाती है, तो हमारा लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। फिर आता है हमारा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ एन आई टू फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब भाई क्या करेगा भाई, लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। कब करता है? जब उसको पास का देखना होगा तो अपनी फोकल लेंथ चेंज करेगा, जब उसको दूर का देखना होता है तब भी अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है। अब उसी कैपेसिटी को, लेंस की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब भाई जब हमें दूर का देखना होता है, क्या देखना होता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जब देखना होता है, मतलब कि दूर पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तब देखना होगा, तो सबसे पहले दूर के ऑब्जेक्ट से जो रे आती है वो कैसे आती है, पैरेलल आती है। जो दूर के ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी, मतलब कि इन्फिनिट से अगर रे आती है तो कैसे आती है, हमेशा पैरेलल आती है। अब पैरेलल रे जब आएगी तो उसको लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और स्क्रीन पे कहाँ बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। अब जब दूर की रे होती है वो कैसे होती है, पैरेलल होती है, मतलब पैरेलल मतलब कि दूर होती है। जब दूर होंगे तो भाई हमारा सिलेरी मसल्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, मतलब कि अपनी जगह पे क्या होगा, रिलैक्स होगा। और जो लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। लेंस जब खिंच जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर आता हमारा दूसरा केस, जिसमें हम क्या देखते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट से ना जो लाइट होती है वो कैसी होती है, डाइवर्जिंग होती है। कैसे होती है, डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग होगी तो उसको कन्वर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। जब ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ेगा तो लेंस को क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा। जब लेंस मोटा होता है तब उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। तो लेंस मोटा कैसे होगा, जब सिलेरी मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सिलेरी मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आई लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। तो हमारा कन्वर्ट कहाँ कर देगा, वो स्क्रीन के ऊपर कर देगा। फिर आते हैं हमारे रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई। तो हमारा जो नॉर्मल आई का रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है,
25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक रखनी होती चीजें, उसके बाद जितनी मर्जी तक रखो। अगर नॉर्मल आई है, मतलब खराब आई नहीं है, तो नॉर्मल आई हमारी इन्फिनिट तक देख सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सबसे पहला डिफेक्ट आता है मायोपिया। अब ये कहाँ देखा जाता है? ये जनरली देखा जाता है हमारे जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि हमारे टीनेजर्स ना आज के टाइम पे ना बहुत ज्यादा फोन चला रहे हैं। तो हमारा फोन जब चला रहे हैं तो हमारी पास की निगाह क्या हो रही है, पास की निगाह पे जोर डल रहा है, दूर की निगाह पे इतना जोर नहीं डल रहा, तो वो धीरे धीरे ना खराब हो रही है दूर की निगाह। तो उसी को बोलते हैं मायोपिया, और क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं, कि मतलब पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। इसमें क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट तो दिखेगा अच्छे से, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? दो रीजन होते हैं, या हाई कन्वर्जिंग पावर होगी, मतलब लेंस की क्या होगी, कन्वर्जिंग पावर हाई है, लो नहीं होती। और दूसरा क्या है, आई बॉल क्या होगी, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, आई बॉल का साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो पहले ही क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, मीटिंग कर रही है, तो हमारी हमें ब्लर दिखता है दूर का। अब इसका जो मायोपिया आई होती है वो कैसे होती है, रेटिना ये है, ठीक है। अब ये दो केस हो सकते हैं, ये हाइपर कन्वर्जिंग पावर हो सकती है, लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा, आई बॉल का साइज बड़ा हो गया, मतलब स्क्रीन पीछे चलेगी तो वो कन्वर्ट तो नहीं करेगा, बट आई बॉल का साइज बड़ा होगा, तो पहले कन्वर्ट हो रहा है इस हिसाब से। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? बीच में क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे, जो क्या करेगा, हमारी रे को डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो हमारी फिर कॉन्वेक्स जो लेंस लगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसके ऊपर, रेटिना स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी सही से, ठीक है। जो मेरे लेंस लगा रखा है वो कौन सा लगा रखा है, कॉनकेव लेंस लग रखा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फिर लेंस हमारा जो अंदर वाला वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और कैसे मेथड से हम इसको क्योर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर से भी हम सही कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया जनरली कहाँ देखा जाता है, ओल्ड एज में देखा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिखता अच्छे से, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम दूर से देख सकते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या हो सकते हैं, पहला रीजन लो कन्वर्जिंग पावर होगी, मतलब कन्वर्जिंग पावर लो होगी, पीछे इमेज बना रहे स्क्रीन के। और दूसरा क्या हो सकता है, आई बॉल शॉर्ट होगी, आई बॉल क्या होगी, शॉर्ट होगी, मतलब छोटी होगी, तब भी पीछे ही बनेगी, ठीक है। अब ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया आई। फिर हम अगर करेक्ट करेंगे तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, जो क्या करेगा, थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा। फिर हमारा जो आई है वो तो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो कहां पर कन्वर्ट कर देगा, वो स्क्रीन के ऊपर, रेटिना के ऊपर। और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर है। फिर आता है हमारा प्रेस बायोपिया। अब ये भी कहां देखा जाता है, जनरली ओल्ड एज में देखा जाता है, बुढ़ापे में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों ही मतलब कि अब तो पूरा की पूरी आगे खत्म होगी, मतलब कि जो लिमिट थी ना, क्या एक वैलिडिटी थी, वो खत्म होगी। तो इसमें क्या लगाना पड़ता है, बायफोकल लेंथ लगाना पड़ता है। पहले देख लो एक बार, इसमें क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो अपना काम जो क्या करती है, वो रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो कर नहीं पाती अच्छे से। तो आई लेंस भी हमारा क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि जब सिलेरी मसल्स ही काम नहीं करते तो हमारा आई लेंस तो इनफ्लेक्सिबल होगा। उसकी वजह से हमारी ना हमें पास का दिख पाता है, ना हमें दूर का दिख पाता है। तो उसके लिए हमारा चश्मा बनता है बायफोकल लेंस। उसमें क्या क्या यूज करते हैं भाई, कॉनकेव लेंस भी यूज होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस कहाँ के लिए यूज होता है, दूर के देखने के लिए। कॉन्वेक्स लेंस कहाँ के लिए यूज होता है, पास का देखने के लिए। फिर आता है हमारा कैटरेक्ट। अब ये भी ओल्ड एज में देखा जाता है, इसको बोलते हैं मोती बिंदु। देखा होगा आपने, लेयर हो जाती है, क्लाउडी क्लाउडी लेयर्स हो जाती है आईज के ऊपर, तो उसको सर्जिकल मेथड से हटाया जाता है। एक आंख से ना कितना देख पाते हैं, 150 डिग्री देख पाते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि पूरा दो आंख से हम 180 डिग्री देख पाते हैं, अगर एक आंख बंद करेंगे तो हमें सिर्फ 90 डिग्री दिखेगा। ऐसा नहीं होता, हमें कितना डिग्री दिखता है, 150 डिग्री दिखता है, और दोनों आंखों से तो 180 डिग्री दिखता ही है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब हम देखेंगे लाइट लाइट जो होता है वो उसका रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म से। तो सबसे पहले मैं ग्लास प्रिज्म लाया। अब लाइट रे आई वो जहां पर टकराएगी वहां पर हम नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि उस मीडियम में जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पर 90 डिग्री पे मीडियम बनाया। हमें पता है जब रेयर टू डेंसर जाती है रे, मतलब कि खाली वाले इलाके से बाहरी वाले इलाके में जाती है, मतलब भरे हुए इलाके में जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, मतलब कि वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाता है, तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स दी बैंड हो जाएगा। देखो जाना इसको ऐसे चाहिए था, बट वो ऐसे चली जाएगी। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, ये डेंसर है, ये रेयर है। अब डेंसर टू रेयर जाएगी तो भाई अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, तो नॉर्मल बनाया पहले सबसे पहले 90 डिग्री पे, अब नॉर्मल से अवे चली जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट बीम बोलते हैं, या इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जन, क्या बोलते हैं, इमर्जेंस, ठीक है। और जो हमारा एक्चुअल रास्ता था, अगर हमारा मीडियम चेंज नहीं होता तो ये वाला एक्चुअल रास्ता था, और अगर हमारा मीडियम चेंज हो गया तो ये वाला हम बैक तक खींच के जाएंगे, और जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, और जो ऊपर वाला एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब हम देखते हैं डिस्पर्जन। ये तो था रिफ्रैक्शन, एक्चुअल में जो अगर व्हाइट लाइट आएगी ना तो वो डिस्पर्स हो जाती है किसके अंदर, 7 कलर्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अगर इसको एक पेज के ऊपर हमने कन्वर्ट कर ली, मतलब कि एक पेज के ऊपर हमने देख ली लाइट
सातों के सातों कलर्स, उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सिंपल सी बात। तो अब हम बच्चों रिकम्बाइन भी कर सकते हैं किसको, स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। मतलब कि जो व्हाइट लाइट आई वो डिस्पर्स हो जाएगी, अगर हमने उल्टा ही प्रिज्म रख दिया तो वो दोबारा क्या कर देगा, रिकम्बाइन कर देगा और एक व्हाइट लाइट निकाल देगा। रिफ्रैक्शन वो मतलब डिस्पर्स हो जाएगी। फिर उल्टा रख दिया हमने प्रिज्म, तो वो बेस के टूवर्ड्स क्या होती है रिफ्रैक्ट होती है, तो बेस के टूवर्ड्स रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ सारी मिलके और एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाहर निकलेगी तो हम एक पेज के ऊपर या एक स्क्रीन के ऊपर हम दिखा सकते हैं कि व्हाइट लाइट निकली है। तो इसको बोलते हैं रिंग कंबाइंड ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। फिर आता है हमारा टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आप सभी को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, और उन लेयर्स में हॉट एयर भी होती है और कोल्ड एयर भी होती है। तो जो हॉट एयर होती है उनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, मतलब स्पेस ज्यादा है, तो वो किस तरीके से मीडियम बन जाता है, रेयर। और जो कोल्ड एयर होती है मतलब कि पार्टिकल्स पास पास है, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, डेंसर के तरीके से परफॉर्म करता है। तो भाई हमारे जब एटमॉस्फेयर में रेयर है और डेंसर मीडियम से, तो आपको सी बात है क्या देखने को मिलेगा, हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता हमारा क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमारा क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसमें क्या देखा जाता है, अब जैसे कि स्टार है और ये अर्थ है, यहाँ पर देखने वाला बंदा है। अब कौन सी बात है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा तो हमारे ना क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत सारी लेयर्स है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम ज्यादा होता रहेगा। तो जब रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो हमें डिम लाइट दिखेगी, और जब रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें कैसे दिखेगी, ब्राइट लाइट दिखेगी। तो कभी कम लाइट आ रही है हमारे आंखों में, कभी ज्यादा लाइट आ रही है, तो यही हमारे को क्या दिखाती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मतलब कि कभी बुझ रहा है कभी जल रहा है। तो एक तरीके से वो बुझ रहा जल रही है, एक तरीके से वो कम लाइट आ रही है कभी, और कभी ज्यादा लाइट आ रही है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो कभी कम होगा रिफ्रैक्शन, कभी ज्यादा होगा। तो अगर कम होगा तो डिम लाइट, कम लाइट आएगी, और ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन तो हमें ज्यादा लाइट आएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो उससे पहले हमने एक चीज छोड़ दी जिसको हम बोलते हैं हाउ रेनबो फॉर्म्स। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहली बात, हमारे सूरज पीछे होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सूरज पीछे होना चाहिए, और हमारे इन फ्रंट ऑफ क्या होनी चाहिए, रेन होनी चाहिए। तो हमारी रेन ड्रॉप किसकी तरह बिहेव करती है, ग्लास प्रिज्म की तरह। तो सबसे पहले क्या आई भाई, हमारी लाइट आई, व्हाइट लाइट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और डिस्पर्जन होगी, मतलब 7 कलर्स में क्या होगा, डिस्पर्स होगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा जाता है। एक तरीके से रिफ्रैक्शन ही है, बट वो जब एक तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब लगता है ना, तो उसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ से टकरा के दोबारा बाहर निकलेगी तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर दोबारा क्या देखा जाएगा, रिफ्रैक्शन देखा जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारा रेनबो फॉर्म्स होता है। फिर आता है हमारा स्टार्स सीम हायर देन एक्चुअल। मतलब कि हमें ना स्टार्स ना थोड़ा ऊपर दिखते हैं एक्चुअल पोजीशन से। जैसे कि एक्चुअल पोजीशन हमारी क्या है, ये है, ठीक है, तो हमें ऊपर दिखेंगे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूस वही एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हमारे ना जैसे कि नीचे की तरफ है ये, तो हमारी आंख में ना लाइट ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे घूम के आ रही है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, तो मेरी आंख में जा रही है। तो मेरी आंख में जब लाइट जाएगी ना, तो मेरी आंखें ना अपने आप इल्यूजन क्रिएट कर लेगी कि भाई कोई चीज दिख रही है हमें, तभी तो हमारी आंखों में लाइट आ रही है, तो वो अपीयरेंट कर लेता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा, जैसे कि ये कर रहा था, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब इसमें क्या होता है, हमें ना सनराइज जो होता है ना, वो 2 मिनट पहले दिखता है। क्यों दिखता है आपको बताता हूँ। जैसे कि अर्थ है, तो हर चीज का ना ओरिजिन होता है, मतलब कि उसके नीचे हम चीज नहीं देख सकते। तो सपोज करो ये क्या हमारा ओरिजिन है, तो अब ये सन है, इसकी लाइट क्या हो रही है, अर्थ के ऊपर आ रही है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे जब जाएगी चीजें तो लाइट रे तो हमारी आंखों में आ रही है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब किसी चीज की जब लाइट रे आती है हमारी आंखों के अंदर, तो हमारी आंखें ना एक इल्यूजन बना लेती है कि भाई किसी चीज की अगर लाइट आ रही है तो वो चीज होगी ना वहां पर। तो हमारी दिमाग क्या कर लेता है, क्रिएट कर लेता है इल्यूजन की भाई वहां पर एक चीज है। तो ऐसे ही हमारा क्या कर लेता है, दिमाग क्रिएट कर लेता है कि यहाँ पर एक सन है, तो अभी तो उसकी लाइट आ रही है। तो ये क्या है, हमारा एक तरीके से एडवांस सनराइज। तो सब ह्यूमंस को ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच का जो गैप है तो कितना होता है, 2 मिनट। ऐसे हमें जब डिलेड सनसेट, मतलब कि सन डूब गया फिर भी हमें दिखता रहेगा। क्यों, जब डूब गया तो ये रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारी जो सनलाइट है वो हमारी आंखों में जा रही है। तो जब हमारी आंखों में जा रही है तो हमें एक तरीके से इल्यूजन क्रिएट होगा कि भाई सन तो अभी है ही, तभी तो दिख रहा है हमें, मतलब लाइट एंटर आ रही है, तो वो हमारा दिमाग यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर लेता है, जो दिखता है सन, ठीक है, अपीरेंट जो पोजीशन है वो यहाँ पर दिख जाती है। तो इसी को बोलते हैं डिलेड सनसेट। फिर आता है लास्ट टॉपिक जो है हमारा, लास्ट टॉपिक जो है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं, व्हाई स्काई इज ब्लू। कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है। आप सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और सन से क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। अब जब व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है तो उनका क्या होता है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। अब आप सभी को पता है डिस्पर्जन, मतलब कि हमारे 7 कलर्स होते हैं एक व्हाइट लाइट के अंदर, ठीक है,
वेव जैसे बोलते हैं। तो मोस्टली जो कलर होते हैं ना उनकी वेवलेंथ क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है, वेवलेंथ लंबी होती है, तो वो स्कैटर बहुत कम करते हैं। तो स्कैटर क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। बट ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है, तो वो स्कैटर जल्दी कर लेते हैं। तो वो स्कैटर जल्दी कर लेते हैं तो बिखर जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो आसमान है वो किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। और जो रेड, ऑरेंज, येलो, बहुत सारे और कलर्स होते हैं, उनकी वेवलेंथ होती है लंबी होती है, तो वो स्कैटर नहीं करते। इसलिए हमें ब्लू कलर आसमान का दिखता है। और जो रेड कलर होता है वो कैसा होता है भाई, डेंजर का साइन होता है। क्यों? रेड कलर होता है वो कैसा होता है, लीस्ट डेविएटेड होता है, मतलब कि दूर से, बहुत दूर से भी दिख सकता है रेड कलर, क्योंकि वो डेविएट नहीं होता, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत लंबी होती है, तो वो डेविएट नहीं होता, ना स्कैटर करता है, इसलिए रेड लाइट्स में हमारा लगाया जाता है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया ह्यूमन आई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ लेना, और आपके पेपर भाई साहब बहुत नजदीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी पढ़ना नहीं स्टार्ट करा तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छे से तैयारी करो। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।